हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत कम समय बचा हुआ है, समय बहुत कम है और पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम आपके सर पर है। बिल्कुल घबराना नहीं है। जितना कम समय है उतना कॉन्फिडेंट होके और उतने अच्छे ढंग से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। जो हम लोग पढ़ चुके हैं बस उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में, उसी वे से आगे पढ़ते रहेंगे तो मंजिल दूर नहीं होगा। मंजिल हमारा क्या है? बस किसी भी तरह से मंजिल हमारा है कि किसी भी तरह से हमको क्या मिल जाए, तो किसी भी तरह से हमको सरकारी कॉलेज मिल जाना चाहिए। यही हमारा मंजिल है, इसको हासिल कर लेना है। तो टारगेट पॉलिटेक्निक का ही एक छोटा सा सीरीज आपको पहले से कंटिन्यू चल रहा था, उसी के कुछ क्वेश्चन फिजिक्स का आपके बीच लेके आए हैं। जरा सा देखिएगा, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वही सब क्वेश्चन है। देखिएगा, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए बताते हैं कि आपको सिस्टम पता चल जाए, पैटर्न पता चल जाए। इस तरीका का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सके। वैसे टॉपिक तो हम पढ़ाए हैं, बताए हैं, आप लोग वहाँ भी पढ़े होंगे, बुक भी लिए होंगे, तैयारी कर भी रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देखिएगा ध्यान से। कहता है, जब एक वर्णीय प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा सही है? एक वर्णीय यानी मोनोक्रोमैटिक लाइट को अगर गुजारा जाता है प्रिज्म से, तो इससे पहले हम आप लोग को प्रिज्म के विषय में बता चुके हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बता चुके हैं, सरफेस ऑफ प्रिज्म बता चुके हैं, कितने रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, कितने इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं। ये सब जानकारी आपको ऑलरेडी पहले दिया जा चुका है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे क्वेश्चन कहता है कि एक वर्णीय प्रकाश मतलब क्या? जो मोनोक्रोमैटिक लाइट है वो किससे पास करेगा? प्रिज्म से पास करेगा। तो आपको पता है प्रिज्म के विषय में कि दो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सरफेस होता है और इन दोनों के बीच जो एंगल आपको दिखाई देता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। इसी को क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। और इसी के बीच में आपका तीन रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। तीन क्या होता है? रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, जैसे इस साइड का और एक आपका नीचे वाला, ये 5 सरफेस से बना होता है। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट को बेटा जब गुजारेंगे हम लोग प्रिज्म से, तो ये ऐसे जाएगा और जाने के बाद प्रिज्म चूंकि डेंसर मीडियम होता है, तो इससे जाने के बाद ये आपका ऐसे चला जाएगा और देन आफ्टर ये इधर से किधर मुड़ जाएगा? ऐसे मुड़ जाएगा। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पूछ सकता है, प्रिज्म का डेंसिटी पूछ सकता है, तो ये कैसे डील करेंगे ये दिमाग में होना चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग में लाया जाता है? आपको पता होगा मिरर का प्रयोग हम लोग करते हैं दोनों तरह से, साइड मिरर के रूप में भी और हेडलाइट के रूप में भी। तो साइड मिरर का क्या काम होता है कि बहुत दूर के वस्तु को नजदीक करके और बड़े वस्तु को छोटा में क्लियरिफाई और मैग्नीफाई करके दिखाने का काम करता है। और जो हमारा हेडलाइट होता है आगे का ना, उसका काम होता है कि किसी भी चीज को जो लाइट वहां से निकले उसको कंजर्व करके किसी एक पॉइंट पर आगे जहां हम चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं इधर, तो हमारे पाथ का जो आगे का पोर्शन है वो हमको क्लियर दिखाई दे। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट के प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका उत्तल दर्पण लाया जाता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपके बुक में डायरेक्ट भी लिखा गया होगा। ये भी आपका 2020 का क्वेश्चन था। कितना का था? 2020 का। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत। अभी तक जितना क्वेश्चन इससे पहले पीछे भी बताए हैं उसमें ये सब क्वेश्चन कहता है, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाती है? ठीक है। अब कहता है कि हमको 1 सेकेंड तक इलेक्ट्रॉन को गुजारना है, 1 सेकेंड तक इलेक्ट्रॉन को गुजारना है। ठीक है। और हमको इलेक्ट्रिक करंट कितना मिल जाना चाहिए? 1 माइक्रो एम्पियर मिल जाना चाहिए। तो भाई इलेक्ट्रॉन के कितने इलेक्ट्रॉन के संख्या को 1 सेकेंड तक किसी तार से गुजारा जाए तो उससे करंट जो प्रवाह करे वो 1 माइक्रोमीटर के बराबर, 1 माइक्रोन
माइक्रो एम्पियर के बराबर हो। यही क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास हम जानते क्या है, तो Q बराबर NE जानते हैं। Q बराबर क्या जानते हैं, NE। हमको एक और चीज पता है, Q बराबर प्लस माइनस NE, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का आवेश का एक गुण होता है, ठीक है, वही है। और दूसरा हम जानते हैं Q बराबर I और T। हमारे पास पता क्या है, निकालना है N। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को बेटा ध्यान से देखो, तो LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। इट मीन्स क्या, NE बराबर यहाँ लिख सकते हैं 1 और 2 से। किससे, 1 और 2 से। 1 और 2 से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि NE जो होगा वो किसके बराबर होगा, IT के बराबर होगा। हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IT अपॉन E हो जाएगा। IT अपॉन E, I कितना दिया हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर, इसको एम्पियर में चेंज कीजिएगा तो 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। चलिए, तो I हमको पता चल गया 10⁻⁻6 एम्पियर। टाइम भी दिया हुआ है कितना, 1 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये होता है। अब इसको क्या कीजिए, एम्पियर गुने कूलम, एम्पियर गुने सेकेंड, क्या होता है, एम्पियर गुने सेकेंड कूलम। अब ये कट जाएगा, दोनों को गुना भाग कीजिएगा और काट कुट कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 625 इंटू 10⁻12 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, आ गया समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत छोटा में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी आपका 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, क्या कहता है, देखो क्या कह रहा है, कुछ है क्या कहता है। एक व्यक्ति 4 2 सेल वाले श्रेणी क्रम में जोड़ता है। 4 2 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ता है, परंतु एक सेल 4 का टर्मिनल उल्टा कर देता है। बैटरी आता है, 4 गो दूसेल उसको जोड़ना है। 4 दूसेलिया टॉर्च आता है ना, जिसमें 4 गो दूसेलिया बैटरी उसमें जोड़ो, 8 गो बैटरी घुसाना है भाई। तो मान लो 7 गो को सीधा घुसा दो, या 4 सेल का बैटरी है जिसमें 3 गो को सीधा घुसा दो, एक को उल्टा घुसा दो, सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। अरे होगा या नहीं होगा सो बताओ ना। निगेटिव निगेटिव, मान लो निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, कहीं पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया तो सर्किट कंप्लीट होगा, नहीं होगा। वही हाल तथा वाहतम प्रतिरोध 12 दिया हुआ, प्रतिरोध को तो छोड़ दो। यदि प्रत्येक सेल का विद्युत बल 1.5 वोल्ट हो तो कहता है प्रभावित विद्युत धारा का मान होगा। क्या होगा भाई, बैटरी ये गलती जोड़ दिया है तो ये सब क्या करेगा, करंट सप्लाई ही नहीं करेगा, तो क्या होगा, सुनना, क्या हो जाएगा, सुनना। बहुत कॉमन सेंस की बात था, इतना डाटा देख के भटकना नहीं है, ये सब डाटा देख के बिल्कुल भटकना नहीं है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, 2020 में ये भी पूछा था। क्योंकि लॉकडाउन था, बच्चा पढ़ा नहीं था, तो क्या करेगा, कुछ तो उसको एग्जामिनेशन लेना था, तो कुछ तो करना चाहिए, क्वेश्चन तो रहेगा ही ऐसा। कहता यदि 12 प्रतिरोध वाले एक तार को तनिक कर इसकी लंबाई को दुगुना कर दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, R बराबर रो एल अपॉन ए, R बराबर रो एल अपॉन ए। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, इस सूत्र को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि R जो होता है या आपका स्पेशल रेसिस्टेंस जिसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ये लेंथ ऑफ वायर है। ये आइडिया दिया हुआ है किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, तार कितना मोटा है, ये तार है तो इसकी मोटाई कितनी है वो, और आप R आपका रेसिस्टेंस। अब कहता है कि 12 प्रतिरोध वाले एक तार को तनिक कर इसकी लंबाई को दुगुना कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है, दुगुना कर दिया जाता है। 12 प्रतिरोध नहीं होगा, 1 ओम प्रतिरोध होगा। जरा सा क्वेश्चन में एरर नजर आ रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन को डिपुट कर दूं आपको कि क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वही आपको एक बार हम क्वेश्चन को डिपुट कर दे कि क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। देन आफ्टर हम आपको देखते हैं। 1 ओम हमें लग रहा है कि 1 ओम होना चाहिए था।
हाँ 1 ओम रेसिस्टेंस था। हमने कहा ना ऐसे अगर होता तो गलत आ जाता आंसर, हम लोग परेशान परेशान हो जाते। 1 ओम रेसिस्टेंस। तो मान लो अब लेंथ को दुगुना कर दिया गया, तो आइडिया भी तो मोटा था, पहले तो पतला हो गया होगा। ठीक है, अब कैसे कैसे परिवर्तन हुआ ये जानना हो। मान लो कि उसका रेसिस्टेंस R1 पहले था। R1 मान लेते हैं कि रेसिस्टेंस 1 दिया हुआ था। L1 आपका वायर का लेंथ था। ठीक है, इनिशियल लेंथ आपका Li, और आइडिया आपका A1 था। इनिशियल आइडिया आपका ये दिया हुआ है, प्रारंभिक। ये 3 चीज़ हम लिख दी। अब यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि R1 बराबर रो L1 बटा A1, ये लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास डाटा क्या आ गया? डाटा हमारे पास आ गया कि R L1 बट्टा A1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 हो गया। ये कितना हो गया? 1 हो गया। पहले वाला का कहानी जो शुरू में था। अब हमको लेंथ दुगुना कर दिया गया है, तो नया लेंथ मान लेते हैं L2। पहले वाला से क्या हो गया? दुगुना हो गया। L1 का दुगुना कर दिए तो L2 आ गया। अब देखिए तार का वॉल्यूम तो सेम होगा, तो V1 किसके बराबर होगा? V2 के बराबर। वॉल्यूम सेम होगा तो अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? आइडिया पहला वाला का वॉल्यूम पहला वाला का, आइडिया दूसरा वाला का वॉल्यूम लेंथ दूसरा वाला का। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? A2 निकाल देंगे। तो A2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? A1 अपॉन L1 अब बट्टा L2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? A1 L1 और L2 किसके बराबर हो जाएगा? 2L1 के बराबर। तो 2L1 के L1 कट गया, बचा क्या? A1 बट्टा 2। तो आइडिया भी पता चल गया कि नया वाला का आइडिया पहले वाला का आधा हो गया, लेंथ क्या हो गया? दुगुना हो गया। तो नया वाला का क्या निकालना है? रेसिस्टेंस। तो R बराबर क्या हो गया? R बराबर क्या हो गया? सो देखिएगा, R बराबर क्या हो गया? रो L2 अपॉन A2, और रो L2 अपॉन A2 को L1 में चेंज करो, तो ये हो गया रो R। L2 बराबर क्या? 2L1, और आइडिया A2 बराबर क्या? A1 बटा 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, इसको यहाँ से हटाओ, अब इसको आगे प्रोसीड कीजिए। तो 2 ऊपर चला गया है, 4 बचा। रो L1 अपॉन A1 हो गया। रो L1 अपॉन A1 किसके बराबर है? 1 के बराबर, यानी 4 इंटू 1 ओम इज इक्वल टू कितना? 4 ओम। तो नया रेसिस्टेंस जो R2 आ गया वो किसके बराबर आ गया? 4 ओम के बराबर है। ऑप्शन दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ में? बहुत ही सिंपल लेकिन बेस्ट क्वेश्चन था। यानी तार के लंबाई, तुम लोग भी जान लो, तार के लंबाई को अगर दुगुना कर दिया जाता है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा हो जाता है। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो जितना हम किए हैं ऐसा आप लोग को करना नहीं है, ऐसा आप लोग को करना है। सीधा जान जाइए कि तार डबल तो आइडिया क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा, सीधा डालेंगे और पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि विद्युत विभव व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। जानते हो क्या होता है? दो पोटेंशियल के बीच के अंतर को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, होता है ना। पोटेंशियल क्या होता है भाई, ये बताओ। पोटेंशियल क्या होता है? विभव क्या होता है? तो पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ विथड्रॉइंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पार्टिकुलर पॉइंट टू अनदर पार्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दैट पॉइंट। कहने का मतलब क्या? जैसे आपका बुक जो लिखता है, किताबी भाषा बताते हैं, किताब क्या लिखता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय विथड्रॉइंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पार्टिकुलर पॉइंट। अनंत से किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी बिंदु पर लाने में हमारे द्वारा जो काम किया जाता है, हमारे द्वारा जो काम किया जाता है वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो होगा आपका वो भी बराबर क्या होगा? पोटेंशियल। तो वर्क डन बाय विथड्रॉइंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स क्या? टेस्ट चार्ज इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी आपका इकाई धनात्मक आवेश भी बोल सकते हैं या फिर प्रैक्षिक आवेश भी बोला जा सकता है। तो भी ये हो गया। यूनिट जब लिखिएगा तो जूल पर कूलम लिखो, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
वोल्ट बोलते हैं। तो ये आपका जो क्वांटिटी होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसको जब हम तोड़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी में, ठीक है, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो आपको स्केलर आएगा। तो ये आपका पोटेंशियल होता है। तो समझ में आ गया पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? स्केलर क्वांटिटी दिया हुआ है, विद्युत विभव है, कौन सा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कितना छोटा और अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ से बनी होती है, क्या बोलते हैं यार उसको, क्या कहते हैं? नाइक्रोम का वायर होता है। किसका वायर होता है? नाइक्रोम का। आप काहे नहीं इस्तेमाल करते हैं कॉपर का, एल्युमिनियम का, लोहा का, तांबा का, ये सब का क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है? कुछ कारण होगा। कहता है कि उसकी विशेषता है। अब क्या विशेषता है? नाइक्रोम वायर का क्या विशेषता है? कुछ विशेषता है कि हीटर का तार का रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है, रेसिस्टिविटी भी ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, यानी जल्दी गलेगा नहीं, करंट को जाने से रोकेगा। जब रोकेगा तो दोनों में युद्ध होगा, युद्ध होगा तो वहाँ से हीट जनरेट करेगा, गर्म होगा, उसी गर्मी का तो काम लेना है उससे, हमको उसको गर्म करके लड़ा के ही तो उसका इस्तेमाल करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो विशिष्ट आपका प्रतिरोधकता अधिक होता है और उच्च गलनांक होता है, ना आसानी से गलता है, ना इजीली वो ऑक्सीडाइज करता है, ना मेल्ट करता है आसानी से एटमॉस्फेयर से। तो ये भी बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन था, 2020 का पूछा हुआ। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3-4 पॉइंट का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है, इसको ध्यान से समझो। अभी तक नहीं जानता होगा, क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन है। क्या कहता है? एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? ध्यान से देखो, क्या करना है हमको? गैल्वेनोमीटर को चेंज करना है, किसमें? वोल्ट मीटर में। गैल्वेनोमीटर को बेटा हम आमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज करते हैं? आमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो करेंगे क्या? तो गैल्वेनोमीटर को जब वोल्ट मीटर में चेंज करना होगा तब हम लोग क्या करेंगे कि लार्ज रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देंगे। गैल्वेनोमीटर में लार्ज रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देंगे, तब वो वोल्ट मीटर में चेंज कर जाएगा। क्या किए? गैल्वेनोमीटर में बड़े बड़े अवरोधक को क्या किए? श्रृंखला में जोड़ दिए, तो वो किस में चेंज कर गया? वो आपको चेंज कर गया वोल्ट मीटर में। ठीक है, ये पहला पॉइंट। इसीलिए वोल्ट मीटर को जब हम सर्किट में लगाते हैं तो हमेशा पैरेलल में इस्तेमाल करते हैं। जब सर्किट में लगाते हैं तो किस में इस्तेमाल करते हैं? पैरेलल में। अब इसी गैल्वेनोमीटर में अगर हम लार्ज नहीं लो रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ देते हैं, वहां लार्ज रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़े तो गैल्वेनोमीटर किस में चेंज कर गया? वोल्ट मीटर में। अब यहां पर क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में क्या करेंगे कि लो रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ देंगे, तो ये गैल्वेनोमीटर किस में चेंज कर जाएगा? आमीटर में चेंज कर जाएगा। जोड़ किस में रह गया है? तो लो रेसिस्टेंस को, किस में? तो पैरेलल में। इसलिए आमीटर जब कभी भी सर्किट में इस्तेमाल में आता है तो वो हमेशा सीरीज में इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? तो हमको कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर तो श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोधक को जोड़ने की ये कर देंगे, तब किस में चेंज कर जाएगा? वोल्ट मीटर में। इसी क्वेश्चन में पूछता है एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती? तो ऊपर वाले की आवश्यकता होगी। समझ में आया? एक बार और रिमाइंड कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में भी बदलता है और गैल्वेनोमीटर आमीटर में भी बदलता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग कि बड़े रेसिस्टेंस को किस में जोड़ते हैं? रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं? लो रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं। लो रेसिस्टेंस को किस में जोड़ते हैं? तो पैरेलल में जोड़ते हैं। लेकिन जब सर्किट में इसका इस्तेमाल होगा तो इन सर्किट ऑलवेज इज ऑलवेज इन पैरेलल। ये सीरीज में था, ऑलवेज इन पैरेलल इन सर्किट। सर्किट में क्या होगा? हमेशा पैरेलल में होगा। ठीक है, और ये लो रेसिस्टेंस वाला जो होगा, ये लो रेसिस्टेंस वाला, ये आपको ऑलवेज इन सीरीज इन सर्किट। सर्किट में क्या होगा? हमेशा सीरीज में होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत और अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन है। कहता है एक 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के बीच जोड़ा जाता है तो बल्ब द्वारा शक्ति। अब कहता है 220 वोल्ट का बल्ब है, हमारे घर में भी यही है, तुम्हारे घर में भी होगा। ठीक है, 220 वोल्ट का। कहता है 100 वाट यानी इतना एनर्जी लेता है, शक्ति।
100 वाट का पहले बल्ब आता था, अभी 8 वाट, 9 वाट, 10 वाट, 15 वाट, 20 वाट, 50 वाट। ये इलेक्ट्रॉनिक का मीटर बात जब से आया है ना, तब से और दुर्दशा है। जहाँ तुम देख रहे हो 500 वाट लेता है, ठीक है। तो कहता है कि 100 वाट, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है P बराबर V² अपॉन R। तो हम यहाँ से अगर हमको पता क्या है, P पता है, ये हमको P पता है, ये हमको V पता है, तो R निकाल लेंगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V² अपॉन P हो जाएगा। V कितना दिया हुआ है, 220 गुने 220, बटा कितना हो जाएगा, P कितना हो जाएगा 100। ये इससे 22 दूनी 44, 44 4 48, इतना ओम आ गया रेसिस्टेंस। अब हमको क्या पता चल गया, R पता चल गया। अब V पता है तो P नहीं निकलेगा, तो न्यू P क्या हो जाएगा, न्यू P बराबर क्या होगा, V² अपॉन क्या आपका R। तो R वाला क्या, जो पहले R निकाले हैं 100, तो V² कितना है, अब 110 है, 110 गुने 110 और R आपको कितना है 484 है। अब इसको गुना कीजिए, काट कूट कीजिएगा, तो काट कूट करने पर आपको कितना, 11 से काटो तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 का 11, 11 से काटो 11 चौक 44, 10, 2 से काटो 2 तो 5, 2 से काटो तो 5, कितना हो गया 25, कितना हो गया 25, 25 वाट कितना आ जाएगा 25 वाट, कितना वाट 25 वाट। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 12 ओम के 3 प्रतिरोधक को एक समान, देखो हम आसानी से समझाते, 12 ओम का 3 गो रेसिस्टेंस है, उसको एक त्रिभुज बना के जोड़ दिया गया, जैसा कि ABC ट्रायंगल में हम जोड़ दिए। इस डायग्राम को आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो हम दिखा रहे हैं, यहाँ से लेके ऐसे करके यहाँ तक, ये आपको दोनों क्या है सीरीज में है। इन दोनों को किस में जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है, जैसा हम श्रृंखला में जोड़ा गया। और ये क्या है पैरेलल में, तो सीरीज में तो सीधा जुड़ जाएगा दोनों का इक्विवेलेंट, तो ये 24 हो गया। ये दोनों क्या है 24 आ गया, ये 12 है। अब ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहा है, ये और ये दोनों किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट अगर निकालिएगा 1/R इक्विवेलेंट, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम पैरेलल का इससे पहले आप लोग को बता चुके हैं, R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 गुने R2 बट्टा R1 प्लस R2, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। एक कितना दिया हुआ है 12, एक दिया हुआ है 24, एक 12 प्लस कितना दिया हुआ है 24। अब इसको गुना भाग कर लो, तो 12 गुने 24 बट्टा में कितना हो जाएगा 36, 6 चौक 24, 6 1 36, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा होगा 8 ओम। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में, बी सिंपल था, हमने इसको चेंज कर दिया, तुरंत बना दिया। ठीक है, आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक आदर्श सेल के आंतरिक अरे भाई सेल आदर्श होगा, आदर्श है यानी क्या आइडियल सेल है, सब एंगल से ठीक ठाक होगा। आदर्श बनाना है तो उसके रेसिस्टेंस को 0 कर दो, क्या कर दो, उसके अवरोध को 0 कर दो। है कहीं दिया हुआ है भाई, एकदम सर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मार दो इसको, टिक करो, 0 होगा, कहानी खत्म। अब कहता है विद्युत संश्लेषण या विद्युत विक्षेपण, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम कौन दिया था यार, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम कौन दिया था, जो 12 वाला बच्चा होगा 11th वाला होगा सबको पता होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े हैं। और सारा नियम कौन दिया है, माइकल फैराडे दिया है। बहुत कुछ नहीं बताएंगे, सीधा आंसर टिक कर देना, किसको, माइकल फैराडे को। अनपढ़ आदमी था, बहुत कुछ दिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उंगली क्या कहलाता है। देखो हम फ्लेमिंग है, दिखाई दे रहा है, नहीं हम फ्लेमिंग नहीं है, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ, उंगली तो ऐसा ही होगा, आदमी उभी रहा होगा, तो बाएं हाथ का नियम इसका क्या कहता है। तो ये आपका हो गया मिडिल फिंगर, ये आपका हो गया 4 फिंगर, ये हो गया थंब। ये मिडिल फिंगर, ये 4 फिंगर, ये थंब, ये आपको बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखाएगा। ये आपको किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, और ये फोर्स के डायरेक्शन को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा, मिडिल फिंगर करंट को दिखाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा, ये फोर्स के डायरेक्शन को दिखाएगा। आपको पूछा क्या जा रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली यानी मिडिल फिंगर की ओर अंकित करता है, किसको अंकित करता है, वैद्युत धारा को अंकित करता है। किसको अंकित करता है, वैद्युत धारा को अंकित करता है। इस प्रकार आपका 2020 का टोटल पूछा हुआ क्वेश्चन का क्या हो गया, समापन हो गया, अंत हो गया। आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, अच्छे ढंग से देखिएगा। अगर शारदा क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक